मित्रों, रवीना प्रकाशन का महाकवि सुशील राकेश समर कहानी खंड से मैं कहानी पढ़ रहा हूँ, जिसके संपादक डॉक्टर पवित्र कुमार शर्मा जी हैं। इन कहानियों को लिखते समय मेरे अंदर जो भाव उत्पन्न हुए वो संपादक डॉक्टर पवित्र कुमार शर्मा के में भी हुए, और उन्होंने बड़ी लंबी भूमिका लिखी है जिसको मैं बाद में पढ़ूँगा। अगली कहानी मैं पढ़ रहा हूँ अपनी लिखी हुई, मैं बड़ी हो गई हूँ। इस कहानी में एक युवती जो अभी कैशोरी अवस्था में है, उसका एक पत्र है जिसको उसने अपने सहेली को लिखा है। मैं बड़ी हो गई हूँ, रोली तुम्हारा पत्र आज ही मिला। मूड तो नहीं था पत्र लिखने का, लेकिन मुझे तुम्हारा गुस्सा याद आया, इसलिए लिख रही हूँ ताकि तुम यह न समझ सको, कहो कि पत्र देर से क्यों दिया। इस पत्र में भी देर से भेजने की शिकायत भरी है। अरे बाबा, कह दिया ना, कुछ न कुछ काम पड़ जाने से एक दो दिन आसानी से खिसक जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी इच्छा पत्र लिखने की नहीं होती। कॉलेज का काम, घर का काम, अपना कुछ काम, सभी कुछ तो करना पड़ता है। कॉलेज का काम न करूं तो टीचर डांटने लगती हैं, घर का काम न करूं तो मम्मी को कितना बार समझाया है कि वह घर के काम के लिए वो आया रख लें, लेकिन वो नहीं मानती। वो चाहती हैं कि लड़कियां घर का काम काज नहीं करेंगी तो क्या दफ्तर का काम करेंगी। अब तुम ही बताओ कि उन्हें किस तरह समझाऊं कि समाज बदल गया है, लेकिन पुराने लोगों के मस्तिष्क के कपाट अब भी बंद हैं। वही दकियानुसी विचार, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए आदि। आजकल लड़कियां बाहर निकलकर दफ्तर में काम करने लगी हैं। अब तो पहनावे में भी फ़र्क नहीं रह गया। उसका कारण है कि सभी अपने को सुंदर देखना चाहते हैं, चाहे वो काले कुलूटे हों या गोरे। मैं सदा मित्रों की पसंद के कपड़े पहनती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है। आजकल बड़े बड़े छापे वाले भड़कीले कपड़े पहनने को बड़ा जी करता है, किंतु मम्मी हैं कि पहनने देती। वो कहती हैं आग लगे इन कपड़ों को, फैशन ने लड़कियों को बिगाड़ दिया है। जहाँ तक आत्मसम्मान की बात है, मैं वही कपड़े पहनती हूँ जो अच्छे हों और अश्लील हों। पहनने का ढंग ख़राब हो तो अच्छे कपड़े भी बुरे लगते हैं। कल ही मैं एक सूट खरीद कर ले आई, ठीक उसी तरह के कपड़े का जैकेट राघव क्लास में पहने हुए बैठा दिखलाई पड़ गया। अच्छा हुआ कि मैं पहन कर नहीं गई, नहीं तो क्लास में मेरी मजाक बन जाती। अब उस जैकेट की ओर ताकना अनिवार्य विद्रोह लगने लगा है। ये विद्रोह बेतुका है। समय बदल रहा है, मुझे भी बदलना चाहिए। रूढ़िवादी परंपराओं से तो केवल सीख ली जा सकती है। जीने के लिए हर स्त्री को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, बंधन नहीं। मैंने तुम्हें पहले भी लिखा था कि मेरे विचार औरों से भिन्न हैं। स्वतंत्रता के साथ साथ स्त्री के लिए नम्र होना बेहद आवश्यक है। लावण्य होने के बावजूद भी उसे हर क्षण याद रखना चाहिए कि वह एक इंसान होने के साथ साथ एक नारी भी है। जिज्ञासु प्रवृत्ति है, अगर उसे दबाया गया तो मनुष्य की अंतर प्रेरणा कुंठित हो जाती है। जब मैं कभी कभी मम्मी की बातों को सुनती हूँ तब एहसास होता है कि मैं कुंठित हो जाऊँगी। बड़ा अवरोध लगा रहता है मम्मी ने। जानती हो, अभी हाल में ही राघव की मैरिज हुई। वो पूरे क्लास को निमंत्रण दे गया था। मैरिज के दिन कई सहेलियाँ मेरे घर आईं, पर मम्मी ने मुझे जाने नहीं दिया। मम्मी बोली, किसी गैर के घर जाना ठीक नहीं होता, सगा संबंधी होता तो ठीक भी था। अब तो तुम बड़ी हो चली हो, इधर उधर छुछुआना शोभा नहीं देता। सभी सहेलियों के सामने मैंने उनकी इस बकबक को जहर की तरह पी लिया। मैं अपमान सह नहीं सकी, कमरे में पलंग पर लेट कर खूब रोई। मैं महसूस करती हूँ कि लड़कों से दोस्ती करना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर की खनखनाहट कुछ इसी तरह की है। मैं चाहती हूँ कि समाज में फंसने फंसाने की बकवास पूरी तरह खत्म हो। वैसे मुझे मित्रों की शादी में बड़ा आनंद आता है। वहाँ तरह तरह के पहनावे में लोग खुश दिखाई पड़ते हैं। मेरा इस शादी में जाने का बड़ा मन था, पर मम्मी की बातों से मेरे सारे आनंद निर्जीव हो गए, किसी मुर्दे की तरह। जानती हो, उस दिन मुझे लगा कि मैं बड़ी हो गई हूँ, आज तक बढ़ती जा रही हूँ। मैं कभी इतनी बड़ी नहीं हुई जितनी कि आज हूँ। पता नहीं तुम ये सब बातें सच मानोगी या कि नहीं, परंतु ये सच है। मम्मी अक्सर खुश होने की उपस्थिति में कहती हैं कि तुम्हारे जन्म के बाद ही मैंने हर श्रृंगार का पेड़ लगाया। उसका फूल रोज़ भगवान पर चढ़ाती हूँ। पेड़ काफ़ी बड़ा हो गया है, ठीक मेरी तरह। अपने शहर को अपने में ही समेटे वो खुश है। वही खुशी मैं चाहती हूँ। मुझे हर श्रृंगार से चिढ़ सी हो गई। पीतल के देवताओं पर
वो उसके फूलों को रोज़ चढ़ाती हैं। एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि एक तरफ तो लोग कहते हैं कि भगवान कण-कण में है और दूसरी तरफ फूलों को भगवान पर चढ़ाया जाता है। अगर सच है तो कितनी मूर्खतापूर्ण बात है कि भगवान को भगवान पर भी चढ़ाया जाता है। आज मेरा मन बहुत उदास है। अब तुम पूछोगी कि मन क्यों उदास है? इसलिए उदास है कि इलाहाबाद वाले भैया 8 दिन के बाद आज चले गए। घर में काफ़ी चहल पहल थी। उनके साथ भाभी रुहेला राजुल भी था। रुहेला भैया की बड़ी लड़की है, 10वीं में पढ़ती है, बोलने में बड़ी तेज़ है। घर आते ही मुझसे बोली, बुआ जी अब आप बड़ी हो गई हैं। मुझे उसकी बात पर बड़ी कोफ्त हुई, चुड़ैल कहीं की। मैंने उसके बाल पकड़कर खींचे तो वह चिल्लाती हुई मम्मी के पास भाग गई। सचमुच मैं सबके लिए बड़ी हो चली हूँ। टॉफ़ी देने पर उससे मेरी पक्की दोस्ती हो गई। भाभी ने प्यार से मेरा माथा चूमा। भैया कुछ तिरछी नज़र से मेरी तरफ देखते ही रहे। दोपहर को मैं कमरे में गुमसुम बैठी थी। भाभी हंसती हुई मेरे बगल में आकर बैठ गई और तुम्हारा हाल चाल पूछने लगी। मैंने बड़े अनमने ढंग से उत्तर दिया था। मैंने अनुमान लगाया कि मेरे लिए समझौता करना बड़ा मुश्किल है। रोहेला मेरे पास ही चिपकी माधुरी की पुरानी प्रतियां देख रही थी। कोई अच्छे हीरो हीरोइन की तस्वीर आ जाती तो चिल्लाकर मेरे कान फाड़ देती थी। मुझे उस समय कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, तब मेरी सही स्थिति, जिसे तुम कुछ भी संज्ञा दे सकती हो, सबसे भिन्न हो गई थी। मैं समूचे परिवार से अपने को कटा कटा सा महसूस करने लगी थी। उसी दिन भैया ने घोषणा कर दी कि सबको पिक्चर दिखाएंगे। पिक्चर मुझे पसंद करनी थी, क्या बताऊं। उनकी यह घोषणा मुझे खलने लगी। मैं कतराना चाहकर भी नहीं कतरा सकी। तुम समझ गई होगी तो मैंने कौन सा पिक्चर कही होगी। मम्मी की छोड़कर सभी लोग देखने गए। रात लौटते लौटते 10 बज गए। उस वक्त राजुल सो गया था। बड़ी दिक्कत हुई भाभी को। सब बच्चों को पिक्चर नहीं ले जाना चाहिए। अच्छी खासी साड़ी पर पेशाब कर दें तो काफ़ी चपत लग जाती है और फिर जाड़े के दिन में ठंडा लगने लगता है। सुसुहाट मुँह पर बार बार आ जाती है। वैसे राजुल को लेकर मैं ही बैठी थी। भगवान से यही मनाती रही कि राजुल पेशाब न कर दे। अंत तक शायद वह मेरी मजबूरी को समझता रहा। तुम ही बताओ, इस उपकार का पुरस्कार मुझे देना है चाहिए था, लेकिन मैं तुच्छ थी, कुछ दे न सकी। अब मैं अकेलापन एहसास करने लगी हूँ। हाँ, देखा ना, मैं खुश रहती थी। उस खुशी में अर्पणा, रेनू, जालिया सभी साथ थीं। जानती है सब कौन है? नहीं जानती होगी। मैं भी कितनी मूर्ख हूँ, बिना परिचय के इन सब का नाम ले बैठी। तुम जान लो कि ये सब कॉलेज की मेरी सहेलियाँ हैं। देखो, तुम इनके परिचय के लिए मत लिखना, क्योंकि ये सब दोस्त बनाने लायक नहीं हैं। बड़ी दुष्ट स्वभाव की हैं। इन लोगों का साथ छोड़ दूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ कि फिर बचेगा कौन। क्लास में इनसे भी खराब लड़कियाँ हैं। उनको देखकर उकाई आने लगती है। मेरे कहने का मतलब केवल इतना है कि एकाकीपन कोई चार्म नहीं होता। छोड़ो भी, तुम उब रही होगी। क्या करूँ बोली, मेरे पास विद्रोह के सिवा कुछ शेष नहीं रह गया। मम्मी कहती रहती हैं कि ज़्यादा पढ़ने से क्या फ़ायदा। हम लोगों को देखो, माँ बाप ने जिस बंधन में बांध दिया, उस बंधन में आज भी निभा रहे हैं। केवल घिसे पिटे शब्द उनके संस्कार में चिपक गए हैं। भैया के सामने कहती तो मैं भैया नाराज़ हो जाते। क्या मम्मी, तुम भी संकुचित विचारों की महिला हो। लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू और इंदिरा गांधी को देखो, और फिर मेरी बहन तो बहुत खूबसूरत है। दहेज भी नहीं देना पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि यह सब झूठ है। दहेज अवश्य देना पड़ेगा। उस समय मम्मी बैकडोर से भागने की कोशिश करती। तब से मुझे लगने लगा कि भैया का मस्तिष्क संकुचित नहीं है, लेकिन इस बार बिल्कुल मम्मी की तरह होते नजर आए और मैं अकेली हो गई। उनकी गंभीर उदास आंखों से कोई बात छिपती नहीं। पहले दिन जब भैया आए तो मम्मी के साथ आधी रात तक बातें करती रहीं। मैं बाथरूम में जाने को जब उठी तो कुछ आवाज़ें कानों में टकराईं। अभी शादी करने की आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर मैं काट हो गया। अभी बंधना नहीं चाहती हूँ। हाँ, कोई लड़का पसंद आए तो उससे शादी करूँगी और फिर बस। ये सब सुनकर उस दिन बाकी रात गए नींद आई। बुरे बुरे सपनों से सुबह जल्द ही आँख खुल गई। चुपचाप बिस्तर पर पड़ी पड़ी सबकी गतिविधियाँ देख रही थी। दरिया की तरह मुझसे काफ़ी कटाव हो गया। दिन प्रतिदिन चेहरे पर तनाव तथा सकुचाहट की झुर्रियाँ झलकने लगी। रोली, तुम भाग्यवान हो क्योंकि तुम्हारे माँ बाप काफ़ी मॉडर्न हैं। मेरे व्यवहार से मम्मी सकते में आ गई। प्यार से मुझे खाने के लिए आवाज़ देती हैं, प्रीति जल्दी आओ, खाना ठंडा हो रहा है।
फिर धीरे से कुछ बताती हैं, आजकल के लड़के लड़कियों की कुछ कहना भी तो ठीक नहीं है, न जाने कब नाराज़ हो जाएं। मैंने तो उसी के भले के लिए कहा था, लेकिन वो बुरा मान गई और न जाने क्या क्या कहा, सुनाई नहीं पड़ रहा। मैं ये जानने के लिए उठी कि कोई मम्मी के साथ रसोई में है क्या, पर कोई नहीं था। मन करता है कि अपने को कहीं ऐसी जगह ले चलूं जहां पर धर्म, जाति और रूढ़वादी परंपराओं का बंधन न हो, सब स्वच्छंद हों, विचारों के आदान प्रदान पर कोई रोक टोक न हो, तभी जान पहचान और स्नेह का संबंध सुदृढ़ होता है। तुम्हारे भीतर भी अर्थों के अंतर में इसी तरह का तूफान उठता होगा। रोली, ये तो तुम्हें पता ही है कि भैया PWD में इंजीनियर हैं। आजकल चारों तरफ हड़ताल प्रदर्शन चल रहा है। उनके ऑफिस में पूरी बस आई थी प्रदर्शन के लिए। भैया लखनऊ जा रहे हैं। मम्मी ने मना किया, हड़ताल वड़ताल में मत जाओ, वह माने नहीं। ऊपर से मम्मी वह रौब गाँटने लगे। उसी वक्त मेरे अंदर की मोम चुपचाप पिघलने लगी। 4 दिन से हल्का बुखार था। पिक्चर जाने में कुछ ठंड लग गई थी, जिससे आज तबीयत ज़्यादा ख़राब है। भैया मेरे लिए दवा लाए थे, किंतु मेरी एक आदत बुरी है कि मैं दवा नहीं खाती। इंजेक्शन तो मेरा दुश्मन है, जैसे बुखार के लिए ठंड। वैसे तुम चिंता मत करना, मेरा लक्ष्य निरुग्ण है, जल्दी ही अच्छी हो जाऊंगी। अचानक मुझे एक घटना याद आ गई। मेरे पड़ोस में नगर पालिका चुंगी के मुहर्रिर वर्मा का बेटा काफ़ी बीमार था। अस्पताल ले जाएगा। जिस डॉक्टर की दवा चल रही थी, उसने ऑक्सीजन दिए जाने के लिए तुरंत लिखा, किंतु सरकारी अस्पताल में भाग दौड़ के पश्चात से भी वर्मा की किसी ने नहीं सुनी। उनका बेटा डॉक्टरों की कथित उपेक्षा के कारण मर गया। उसके घर का शोर आज तक शांत है। मैं जान गई हूँ कि आत्महत्या से सारी हंसी रहस्यमय हो चली है। ये केवल बहसीपन है। इस शहर में अकेलेपन में मुझे तुम्हारे पत्रों ने बेहद सुकून मिलता है। आज मैं रोई भी ज़्यादा हूँ। मालूम नहीं, इस शहर की परेशानी और प्यार में रोना आदत बन गई है। तुम समझ गई होगी कि यह शहर है जो अनवरत बनता बिगड़ता रहता है। भैया ने बहुत कहा कि तुम मेरे साथ इलाहाबाद चलो, तुम्हारी फ्रेंड से मिला देंगे, लेकिन मेरा मन अब की भैया की आंखों में कुछ डर सा लगा गया है। खैर, तुमसे मिलने के लिए तबीयत की परवाह न करती, मैं कुछ समय एकांत में रहना चाहती हूँ। तुम्हें इस अंतराल से हैरानी होगी। अभी अभी पप्पू का दोस्त आ गया है, दोनों पास ही सोफे पर बैठे हैं। बड़ा शोर होने लगा। अब तुम ही बताओ, मैं एकांत चाहती हूँ, लेकिन मिलता कहाँ है? अच्छा बाबा कह दिया ना, पत्रिका के लिए जैसा तुम करोगी वैसा ही करूँगी। मेरे मुंह से कुछ बात निकल जाए तो उस बात मचा देती हो। बड़ा सोच समझ कर बोलना पड़ता है। कुछ भी कहो, पत्रिका का प्रकाशन अनैतिक अधिक है। एक संपादक को निकाल कर खुद संपादक बनना कितनी हास्यास्पद बात है। बुआ ने सदस्य बनने के लिए कहा, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। मैंने कब कहा कि मैं देखने ही आऊँगी और फिर मेरी होने वाली। अच्छा छोड़ो भी, अब न मैं रमा के विषय में कुछ लिखूँगी और न शोभा के बारे में। खुश हो ना, मुझे किसी की फ़ोटो नहीं देखना। अब बोलो और क्या चाहती हो? मैं इलाहाबाद आकर शोभा को देख सकती तो तुमसे फ़ोटो क्यों मंगाती? रोली डियर, मैं अभी नहीं आ सकती। जब आऊँगी तब तुम्हें बतलाऊँगी। अचानक आऊँगी ताकि तुम हैरान हो जाओ। बोलो आऊँ? इस तरह मैं 2-3 वर्ष तक ना आई तो क्या तुम? अरे मुझे विश्वास है तुम्हें अपने नज़दीक सुलाने के लिए तत्पर हूँ। वैसे मुझे अलग अलग सोने की बेहद बुरी आदत है। नागपुर वाली बात के लिए शांता बहुत जोर दे रही हैं। तुम सोचोगी कि मैंने शांता का पत्र पढ़ लिया है। ठीक सोचा है, अब नहीं पढ़ूंगी। तुम्हें हर बात में गलतियाँ नज़र आती हैं, ठीक मेरी मम्मी जैसी। तुम मस्तिष्क से बूढ़ी हो चली हो। कहीं तुम्हारा दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया है? कभी कहती हूँ हाथ पकड़ कर सो जाऊँगी, कभी कहती हो नहीं। देखो मैं तुम्हें मजबूर कर रही हूँ, जो जी में आए काय करना। लगता है शांता ने तुमसे कुछ कहा है। अब मुझे एहसास होने लगा कि तुम बातों की मजबूती से धरपकड़ करती हो, जिसके पीछे मुझे भयावह अंधेरा महसूस होता है। तुम चाहे जो करो, शोभा को एमए छोड़कर LLB या MBBS कुछ भी करवा दो, लेकिन मैं उसका जिक्र किसी भी पत्र में नहीं करूँगी। वक्त की भीड़ में जितना भी अकेलापन समेट लूँ, क्योंकि कोई किसी का नहीं। बचना भी आसपास के अंधेरों से भिड़ना है। संतुलन बिगड़े या ना बिगड़े, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जैसा तुम पूछती हो वैसा ही उत्तर देती हूँ। कुछ दिनों के लिए पत्र न लिखूँ तो कितना अच्छा हो। अरे नाराज़ मत हो, अभी केवल आज्ञा मांग रही हूँ। मेरे शहर में ठंड का कहर रुक नहीं रहा। खामोशी और वीरानी के अलावा कुछ नहीं है। अगर है भी है तो निकलने
निकलते सूरज का पीलापन जो मेरे सारे सन्नाटे पर तंबू डाल चुका है, और मैं हूँ कि ड्राइंग रूम में रंगे मुस्कुराते कैलेंडर के चेहर को निगल रही हूँ। उस बार बुआ ने तुम्हें गलत समझ लिया सब यार, वह भी किसी कहीं से प्यार करती हैं फिर भी ऐसा सोचती हैं। वह लड़का जो तुम्हारे आने के पहले बैठा था वही लंबा चौड़ा, हाँ तुमने ठीक समझा। बुआ शर्मा गई थी। झेप मिटाने के लिए पिक्चर का प्रोग्राम बनाया, लेकिन मैंने मना कर दिया। ये तुम्हारी हमारी दोस्ती का उल्टा अर्थ लगाकर बोली थी। जानती हो आजकल के लड़के लड़कियाँ सेक्स की तरफ आकर्षित होते हैं, तभी तो, कहती हुई रुक गई। मुझे दोस्त के संबंध और सेक्स को जोड़ने वाले लोग बेहद सतही स्तर के लोग लगते हैं, क्योंकि दोनों में बहुत अंतर है। मैं लड़कियों के पीछे पड़ने वाले लड़कों से घृणा करती हूँ, इसलिए मुंबई के एक लड़के को पत्र लिखना मैंने बंद कर दिया। वह ऐसा वैसा नहीं था, बड़े घर का लगता था। बजाय दोस्त बनाने के वह हमें प्रेमिका समझ बैठा और फिर बेहद गंदे पत्र लिखने लगा। लेकिन जब मम्मी को पता चला तब से वह सख्त हो गई। उसी दिन से मेरा बाहर आना जाना कम हो गया। एक दिन तुम्हारा पत्र डैडी के हाथ लग गया और पुरुष का आभास उन्हें नहीं लगा हुआ। फिर भी लखनऊ आने के लिए उन्होंने मना कर दिया। इसी चिंता में मैं 4 दिन बीमार रही। आज स्वीकृति मिल गई है। बार बार लखनऊ आने के प्रयास निरर्थक रहे। शोभा का पता अवश्य लिख देना। अवश्य पत्र लिखूंगी। रहने भी दो, मैं स्वयं अब कभी प्रत्यक्ष रूप से मिल लूँगी। जानती हो ये सारे प्रश्न फौजियों की तरह मेरी सीमा पर चढ़कर बैठ गए हैं। भिन्न भिन्न तरीके से महसूस करती हूँ कि विवाह से केवल शारीरिक संबंध ही कायम हो सकता है, प्रेम नहीं। खुशकिस्मत है वह जिनके माता पिता प्रेम को महत्व देते हैं। मैं डरती रहती हूँ कि कहीं हमारे और राजीव के बीच के संबंधों से मम्मी नाराज़ न हो जाएं। सोचती हूँ एक दिन बता दूँ, लेकिन परिणाम भय से राई हो जाती हूँ। वैसे मेरी राय में रोली अंतर्जातीय विवाह ठीक है। पढ़े लिखे के लिए यही होना चाहिए। इससे 2 जातियों में संस्कृति प्रेम जागृत होता है। मेरे साथ भी छोटा सा मूल्य दायित्व चिपका हुआ है। मैं उसी दिन बड़ी खुशी हुई थी जब मझले भैया अन्नू ने अपना विवाह एक बंगाली लड़की से कर लिया था। हालांकि वह दोनों पहले से दोस्त थे, बाद में शादी हुई, लेकिन वह शादी भी अजीब गरीब थी। मम्मी ने बिल्कुल पसंद नहीं किया, बेहद अव्यवहारिक हो गई, और कोई पूछता तो अपने चेहरे में कटाओं को कसते हुए अप एंड डाउन के लहजे में कारण स्पष्ट करती थी। मुझे नहीं चाहिए ऐसा लड़का जो घर की इज्जत मिट्टी में मिला दे। बनावटी हंसी में डैडी ने इन बातों को ठुकराया, पर मम्मी उनके शायद तब तक पीछे पड़ी रहीं जब तक कि उन्होंने दैनिक अखबार में संबंध विच्छेद की घोषणा नहीं की। इस उम्मीद से यह सब कार्य हुआ कि लोकप्रिय होगा, किंतु उल्टी बदनामी हो गई कि डैडी रूढ़िवादी विचारों के हैं, जातिवादी हैं। अन्नू भैया और मम्मी डैडी को लेकर भिन्न भिन्न तरह की बातें पूरे जमात में फैल गई। मैं कांप गई हूँ। अंदर का सारा विद्रोह ठंडा हो गया है। जब मैं सोचती हूँ कि राजू के बारे में मम्मी से बतलाऊँ कि मेरा प्यार, मेरा यार, शायद फिर यही बात ही और संबंध विच्छेद की घोषणा डैडी को दोबारा न करनी पड़े। उसके साथ शादी के लिए मैंने नहीं सोचा है। शादी अपनी जगह, दोस्ती अपनी जगह। भीड़ की तरह तुम अब पहले से अधिक शैतान हो गई हो। मैं तुमसे आसपास की भीड़ के कटाव छटाव का सीधापन पा रही हूँ, मगर ये सब उल्टा निकला। तुम्हारी इस तथाकथित शरारत के कारण एक दूसरा मनुष्य परेशान हो सकता है। इतना परेशान क्यों करती हो? अब तो नहीं करोगी? मम्मी डैडी को डांट देती हैं। मैं किसी को नहीं डांटती, सिर्फ स्नेह करती हूँ। चाहती भी हूँ मेरे संबंध सबसे स्नेहिल ही रहें। पहले भैया को, दूसरे तुम्हें गुस्सा मत होना। अगर तुम कहोगी तो फर्स्ट नंबर पर तुम्हें कर दूंगी। वैसे पक्षपात का लक्ष्य नहीं है। मैं बराबर ही स्नेह करती हूँ, चाहे सोने का वक्त हो या मम्मी के डांट खाने का वक्त। लेकिन तुम्हारे लिए ऐसा नहीं है, जबकि तुम्हारे हमारे संबंधों की लिपिबद्धता में कोई अंतर नहीं है। इलाहाबाद अवश्य आऊँगी, किंतु तुम्हारी शादी पर ही। किसी बात की शुरुआत तुम ही करती हो। कितनी बार मैंने लिखा, तुम बहुत बेशर्म हो गई हो। मैं बीए करना चाहती हूँ, फिर ट्रेनिंग। मम्मी को शादी की धुन मुकम्मल है, जैसे वह सब कुछ चमत्कारपूर्ण ढंग से होने जा रहा है। गांव वाले मामा और मामी मम्मी के पीछे काफ़ी दिनों से पड़े हैं। पहले मम्मी नहीं कर रही थी, उस दिन जैसे उन्हें कुछ शक हो गया। कब ढीली हो गई। मम्मी दोस्ती का अर्थ नहीं जानती। मैं कहना चाह कर भी चुप हो जाती हूँ। मम्मी मेरे कपड़ों की स्वतंत्रता पर भारी भरकम लेक्चर देकर मेरे विचारों को कुचलने की कोशिश करती हैं। वह स्वतंत्रता का मतलब नहीं समझती। एक दिन मैंने सुना था कि
कि मम्मी डैडी से ड्राइंग रूम में कह रही थी तुम्हारी बुद्धि सठिया गई है, कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ कर शादी कर दो वरना लड़की हाथ से निकल जाएगी। अनुआ की तरह शायद कुछ आवाज़ फिर पड़ी, समझते क्या हो, बड़ी हो गई है, हर बात को समझती है। अच्छा रोली, यार शेष फिर लिखूँगी, यार फिर शेष लिखूँगी।